गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। 11 बज के ठीक 20 मिनट हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 24 अगस्त 2022। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जगन, मोनिका, नंदकिशोर, स्वीटी, करिश्मा, अजय, अर्श, तृप्ति, राघव, राजीव, सीताराम, रमन, सुनील, प्रदीप, सीमा, विष्णु, मोहित, लक्ष्मी, टीना, जया, सागर, शिवम, मनीष, हर्ष, सान्या, रोहित, कमलेश, विकास, शेखर, योगिता, छाया, अनिकेत, दीपक, आनंद, निधि, अजय, विभीषण, ज्योति, सोनी, हिमांशु, मयंक, अमरजीत, अभिषेक, पिंकी, एक नाम और धर्मवीर। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी लोगों के कमेंट्स यहां तक पहुंच रहे हैं बस, लेकिन नाम आज और बाकी लोगों के नहीं लिए जाएंगे। जल्दी से मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पहुंचे थे। कहानी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि हमने शुरू किया था पढ़ना राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि स्वतंत्र राज्यों का उदय। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का उदय। और राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, स्वतंत्र राज्यों के उदय में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों ने बात कर ली थी सबसे पहले स्टेट, सबसे पहले राज्य के बारे में, विच वॉज बंगाल। तो हमने बात की थी बंगाल राज्य के बारे में और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे एक और राज्य के बारे में जो कहलाता है अवध। हेडिंग डाल लीजिए। आज हम चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं अवध के बारे में। दूसरा स्वतंत्र राज्य, भाई जो मुगलों का ही कभी सूबा हुआ करता था, लेकिन वहीं के सूबेदारों ने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो भाई हम बात करते हैं अवध के बारे में। अवध स्टेट या अवध राज्य, सर रॉबर्ट क्लाइव कभी बंगाल का गवर्नर बना था? बेटे वो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर बना था 1757 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक। ये दो कार्यकाल में बंगाल का सबसे पहला ही गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहा था। चलिए आज हम बात करते हैं अवध राज्य के बारे में, जो बेसिकली एग्जिस्ट करता था या जो बेसिकली है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वेस्ट या पश्चिम में कन्नौज से लेकर और पूर्व में कर्मनाशा नदी तक का जो भूभाग हुआ करता था, जो क्षेत्र हुआ करता था, जो एरिया हुआ करता था, उसी को क्या कहा जाता था? अवध कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, अवध राज्य की स्थापना या अवध का सबसे पहला नवाब, अवध राज्य की स्थापना की थी और अवध का सबसे पहला नवाब बना था, लिखेंगे सादत खान बुरहान उल मुल्क। सादत खान बुरहान उल मुल्क। सादत खान बुरहान उल मुल्क। और ध्यान रखेंगे 1722 ईस्वी से लगभग 1739 ईस्वी तक अवध का सबसे पहला नवाब
अवध का सबसे पहला नवाब बना? सादत खान, बुरहानुल मुल्क। अवध कभी मुगलों का एक प्रांत या एक सूबा हुआ करता था, और और उसी सूबे का सूबेदार हुआ करता था सादत खान। इसी सादत खान ने इंडिपेंडेंट अवध राज्य की स्थापना की थी, और ये अवध का सबसे पहला नवाब बना था सादत खान बुरहान उल मुल्क के नाम से। और ध्यान रखेंगे, इसी के द्वारा अवध की सबसे पहली राजधानी बनाया गया था किसको? फैजाबाद को। अवध की सबसे पहली राजधानी बनी फैजाबाद। लिखेंगे ही वॉज अ शिया मुस्लिम। लिखेंगे यह एक शिया मुसलमान था। ही वॉज अ शिया मुस्लिम। लिखेंगे यह एक शिया मुसलमान था। लिखेंगे ही डिक्लेयर्ड अवध इंडिपेंडेंट। ही डिक्लेयर्ड अवध इंडिपेंडेंट इन द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। इसने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अवध को स्वतंत्र घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड अवध इंडिपेंडेंट इन द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। इसने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। लिखेंगे इन 1739। इन 1739 1739 में ही इनवाइटेड नादिर शाह टू अटैक दिल्ली। इसी ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इन 1739 ही इनवाइटेड नादिर शाह टू अटैक दिल्ली। इसी ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। याद कीजिए, हमने पढ़ा था मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह अपनी सेना लेकर आया और हरियाणा के करनाल तक पहुंचा। करनाल में ही मुगलों और नादिर शाह के बीच में एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है करनाल का युद्ध, बैटल ऑफ करनाल। सर जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? बेटे, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स वाली जो वीडियो है उसको फॉलो कीजिए, वहां पे आपको पता चलेगा। नादिर शाह से कोहिनूर हीरा दलीप सिंह के पास कैसे आया? नादिर शाह का उत्तराधिकारी बना उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का बेटा जमान शाह, और जमान शाह का बेटा शाह शुजा। और इसी शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, गिफ्ट किया था। और महाराजा रणजीत सिंह का ही आखिरी उत्तराधिकारी कौन था आप जानते हैं? दलीप सिंह। तो इस तरीके से दलीप सिंह के पास आया कोहिनूर हीरा। शुभम पूछ रहा है सूबेदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेटे, शुभम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर आपका नाम शुभम है तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश में भी शुभम ही बोलते होंगे, हिंदी में भी शुभम ही बोलते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदी में शुभम हो, है ना, और अंग्रेजी में आप, है ना, अंग्रेजी में आप शुभम हो जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो मेरे भाई, सूबेदार पोस्ट का नाम है, पद का नाम है। इंग्लिश में भी सूबेदारी होगा और हिंदी में भी सूबेदारी होगा।
उसमें तो गलत बताया है आपने बेटे, क्या गलत बताया है एक बार ये भी बता दीजिए जरा, एक बार ये भी बता दीजिए कि उसमें क्या गलत बताया है। एक्चुअली यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग केवल और केवल टाइम पास करने के लिए और क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। बेटे मुझसे उस क्वेश्चन, मेरे से वो क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए जिसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा मुझसे वही क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर उन्हें पहले से पता होता है, क्योंकि वो केवल चेक कर रहे होते हैं कि मुझे इसका आंसर आता है नहीं आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे इसका आंसर आता है तो बस अब मैं ही खलीफा हूं, मैं ही खुदा हूं। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में हम पढ़ चुके हैं भाई, है ना। क्लासेस को ध्यान से अटेंड कीजिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब तो आपका ध्यान होता है कमेंट्स करने में। तो भैया क्या गुइया समझ में आएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो तेरा सारा का सारा ध्यान केवल यहाँ पे कमेंट करने पे है, तो भाई तुम्हें समझ क्या आएगा बताओ, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ तुमसे। इसीलिए तुम यही बहकी बहकी बातें करोगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, याद कीजिएगा, ठीक है। और यदि याद नहीं आ रहा है तो दोबारा से, है ना, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स की वीडियो देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भारत का मुगल बादशाह जहांदर शाह बना, तो जहांदर शाह ने अपना वजीर बनाया जुल्फिकार खान को, क्योंकि जुल्फिकार खान की ही मदद से उसने मुगल सिंहासन प्राप्त किया था। तो मैंने आपको बताया कि नाम का मुगल बादशाह बनकर रह गया जहांदर शाह, लेकिन प्रैक्टिकली सारे के सारे प्रशासनिक कार्य किसके हाथों में थे, सारी की सारी पावर किसके हाथों में थी, जुल्फिकार खान के। इसीलिए जुल्फिकार खान के द्वारा राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई गई। अब जहांदर शाह के ही शासनकाल में जो उसका वजीर था जुल्फिकार खान, वो संधि करने के लिए गया किससे, जयसिंह से और अजीत सिंह से। जयसिंह मेवाड़, है ना, जो जयसिंह था वो आमेर का शासक था और जो अजीत सिंह था वो मारवाड़ का। तो मैंने आपको बताया कि जयसिंह को सवाई और मिर्जा की उपाधि दे दी गई और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दे दी गई। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपसे पूछे कि किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई, तो आंसर आप जहांदर शाह करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जहांदर शाह ही मिलेगा। लेकिन अगर जहांदर शाह ऑप्शन में नहीं मिलता है और स्पेसिफिकली पूछता है कि किसने दी, है ना, और स्पेसिफिकली पूछता है कि किसके द्वारा दी गई, तो आप आंसर कर देंगे जुल्फिकार खान के द्वारा। विशाल कह रहे हैं सर बुक में औरंगजेब लिखा है, तो बेटे आप बुक से पढ़िए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर किताब में औरंगजेब लिखा है, ठीक है, जिस किताब में आप पढ़ रहे हैं उसमें तो ये भी लिखा है कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल स्नानागार थी, लेकिन विशाल स्नानागार तो थी नहीं ना, एक विशाल अन्नागार थी, अ ग्रेट ग्रेनरी। तो आप किताब से पढ़िए, फिर आपको करियर व्हील पे आने की जरूरत क्या पड़ी। अब आपको पढ़ना हमसे है ना, लेकिन किताब का नाम लेकर उंगली भी करनी है ना, क्योंकि, है ना, क्योंकि आपने जीवन में, है ना, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में केवल गलती से और मुश्किल से एक किताब पढ़ी होगी। अगर आप मेरी तरह, है ना, अगर आपके पास मेरी तरह कई सौ किताबें होती इतिहास की, तो हो सकता है आप ये बात ना करते, क्योंकि आपके पास थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि होती। अब इसीलिए कहते हैं कि भाई कम और अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो बहुत ज्यादा घातक होता है। अब तूने पता नहीं कोई ऐसी किताब खरीद ली जो रेलवे स्टेशन पे मिलती है, अब वहां से इतिहास पढ़ोगे तो भाई साहब ऐसा ही मिलेगा, है ना, सिंपल सी बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो मैंने डाउनफॉल ऑफ मुगल्स वाली क्लास में बताया था उसको आप फॉलो कर लीजिएगा।
तो इसलिए बाकी आप लोग गूगल पे जाके पढ़ लीजिए, आपको करियर विल की जरूरत नहीं है। जी, सादत खान बुरहान उल मुल्क, सादत खान बुरहान मुल्क ने ही, जिस, है ना, जिस जयसिंह की बात आप कर रहे हैं ना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, आपने तो गूगल पे पढ़ाई कर ली, आप तो गूगल यूनिवर्सिटी से, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ गए, है ना, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। क्या आपको ये मालूम है ना, क्या आपको ये मालूम है कि मुगल काल के समकालीन आमेर में दो जयसिंह हुए हैं? क्या आपको पता है जयसिंह प्रथम और जयसिंह द्वितीय अलग अलग शासक हैं? अब आप बोलोगे कि सर मेरे को तो यही नहीं पता था कि जयसिंह नाम के दो शासक थे आमेर के, है ना। अब जिस जयसिंह की बात आप कर रहे हो ना, वो जयसिंह प्रथम है ना, जो औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था, वो जयसिंह है। ठीक है मेरे भाई, मैं जिस जयसिंह की बात कर रहा हूं वो अलग जयसिंह है। अब आपको ये बात समझाए कौन? क्योंकि आप तो गूगल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं, कीजिए। सादत खान बुरहान उल मुल्क ही वो व्यक्ति था जब 1739 में नादिर शाह ने मुगलों पर अटैक किया था, मुगलों पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वो तो करनाल से वापस लौटना चाह रहा था, वो तो करनाल से वापस लौटने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अवध के नवाब सादत खान ने ही नादिर शाह के पास संदेश भिजवाया था और उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा था। और क्योंकि उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा था, इसीलिए सादत खान की ही बात सुनकर नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक करके दिल्ली में कत्लेआम करवाया था और मुगलों से लूटपाट की थी। और क्योंकि मुगलों से लूटपाट की थी, इसीलिए जब नादिर शाह ने सादत खान को अपने पास बुलाया तो घबराकर, लिखेंगे, इन 1739 ही कमिटेड सुसाइड, 1739 में इसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। सादत खान का कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी बेटा नहीं था, इसीलिए इसने, इसकी एक बेटी थी, इसकी एक पुत्री थी जिसका विवाह इसने अपने ही भतीजे से कर दिया था, उसका नाम था सफदरजंग। इसीलिए सादत खान बुरहान उल मुल्क के मरने के बाद अवध का अगला नवाब बना सफदरजंग। सफदरजंग 1739 से लेके 1754 तक। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे, व्हाट वाज हिज एक्चुअल नेम, इसका वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज हिज एक्चुअल नेम, आपसे पूछेंगे इसका वास्तविक नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे और लिखेंगे अबुल मंसूर खान। इसका वास्तविक नाम अबुल मंसूर खान था। इसका वास्तविक नाम अबुल मंसूर खान था। लिखेंगे इन 1748, 1748 में, इन 1748, 1748 में, लिखेंगे ही वॉज अपॉइंटेड एज द वजीर ऑफ मुगल एम्पायर, इसे मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था। इन 1748, 1748 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द वजीर ऑफ मुगल एम्पायर बाय मुगल एम्परर अहमद शाह। लिखेंगे इसे मुगल बादशाह अहमद शाह के द्वारा मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था। तो जब भारत का मुगल बादशाह अहमद शाह हुआ करता था, तो उसी के शासनकाल में उसका वजीर हुआ करता था नवाब सफदरजंग। बट लिखेंगे, बट इन 1753,
बट इन 1753, लेकिन 1753 ईस्वी में ही वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम दैट पोस्ट, लेकिन 1753 में इसे उस पद से बर्खास्त कर दिया गया। इन 1753 ही वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम दैट पोस्ट, 1753 में इसे उस पद से बर्खास्त कर दिया गया। आफ्टर हिज डेथ हिज सन became the next नवाब ऑफ अवध who was, लिखेंगे शुजाउद्दौला। इसके मरने के बाद इसी का पुत्र अवध का अगला नवाब बना, जिसका नाम था शुजाउद्दौला, वही शुजाउद्दौला जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। 1754 से लेके 1775 तक अवध का अगला नवाब बना शुजाउद्दौला। लिखेंगे इन 1759, 1759 ईस्वी में, इन 1759 लिखेंगे ही गेव कंजर्वेशन टू अली गौहर। और याद कीजिए हमने पढ़ा था मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड का ही वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर। और मैंने आपको बताया था कि 1759 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा अली गौहर या शाह आलम द्वितीय को संरक्षण प्रदान किया गया था, उसे शरण दी गई थी। शुजाउद्दौला के ही शासनकाल में लिखेंगे इन 1761 ही हेल्प्ड अहमद शाह अब्दाली against Marathas. He helped Ahmad Shah Abdali against Marathas in third battle of Panipat. लिखेंगे इसने पानीपत के तृतीय युद्ध में, इसने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। 1761 में इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में, इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं के विरुद्ध या मराठाओं के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। याद कीजिए कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बंगाल का नवाब मीर कासिम बना तो मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, और जब अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण किया, अटैक किया, तो वो शरण लेने के लिए ही किसके पास गया, शुजाउद्दौला के पास। तो आप लिख सकते हैं इन 1763 he gave conservation to मीर कासिम। 1763 में इसके द्वारा मीर कासिम को भी संरक्षण प्रदान किया गया। 1763 में इसके द्वारा मीर कासिम को भी संरक्षण प्रदान किया गया, और उसी के अगले साल 1764 में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। और कल ही मैंने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध के समय हमारी 3 सेनाएं मिलकर अंग्रेजों से लड़ी थी, जिसमें एक शुजाउद्दौला की भी सेना थी, जिसमें शुजाउद्दौला की भी सेना थी। इसके बाद 1765 में इसी के समय में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी हमने कल पढ़ा था, इलाहाबाद की संधि, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के ही तहत अंग्रेजों का अधिकार हुआ था किस पर, पूरे के पूरे बंगाल पर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद
या इलाहाबाद की संधि 1765। और इसके अलावा लिखेंगे 1775 में ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच में हुई फैजाबाद की संधि। और इस संधि के तहत भाई ध्यान रखेंगे, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला के बीच में ही ये संधि हुई थी कि इस संधि के तहत शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों का बनारस पर अधिकार स्वीकार कर लिया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने भाई वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध की जितनी भी बेगमें थी, जितनी भी महिलाएं थी, उन सब की सुरक्षा की गारंटी ली थी और कहा था कि वो सारी की सारी जो महिलाएं और बच्चे हैं अवध के, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन हम बनारस पर अधिकार करेंगे। तो बनारस पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का 1775 में फैजाबाद की संधि के तहत शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच। 1775 में ही शुजाउद्दौला की डेथ हो गई और शुजाउद्दौला के मरने के बाद अवध का अगला नवाब बना, लिख लेंगे, आसफ उद्दौला। सत्रह सौ पिछहत्तर ईस्वी से लेकर 1797 ईस्वी तक अवध का अगला नवाब बना आसफ उद्दौला। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आसफ उद्दौला के द्वारा किया गया, जो एग्जाम में पूछते हैं, लिखेंगे ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। इसी ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। और ध्यान रखेंगे, आसफ उद्दौला ने ही अपने शासनकाल में मनाने के लिए, आप जानते होंगे जो शिया कम्युनिटी के लोग होते हैं केवल वही मनाते हैं मुहर्रम फेस्टिवल। इसी ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। लखनऊ में सबसे प्रसिद्ध इमारत है बड़ा इमाम बाड़ा। आपने देखा भी होगा, जो लोग लखनऊ गए होंगे, वही बड़ा इमाम बाड़ा इसी आसफ उद्दौला के द्वारा ही बनवाया गया था। और ध्यान रखेंगे, इस इमारत की सबसे ज्यादा विशेषता या सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जो बड़ा इमामबाड़ा की इमारत है, इसमें एक भी स्तंभ का या एक भी पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप कह सकते हैं दैट इज अ पिलर लेस मॉन्यूमेंट। ये एक स्तंभ रहित क्या है, इमारत। नोट कीजिए।
हाँ जी। तो 1784 में इसी ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, जो कि मुहर्रम मनाने के लिए या जो मुहर्रम सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया गया था। इसके बाद अवध का अगला नवाब बना वजीर अली। मात्र एक वर्ष के लिए 1797 से लेके 1798। और इसके बाद और इसके बाद लिखेंगे सादत अली खान। सेवनटीन नाइनटी एट से लेके 1814 तक। सादत अली खान का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आपसे पूछेंगे कि बताइए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? इन 1801 लिखेंगे he accepted the subsidiary alliance he accepted the subsidiary alliance of लॉर्ड वेलेजली। लिखेंगे 1801 में इसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। अठारह सौ एक में इसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। अब ये सहायक संधि क्या है, ध्यान रखेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेलेजली। जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था तो अपने साथ लेकर आया था सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस। और इसने जो भारत के कमजोर राजा थे, जो भारत के अयोग्य शासक थे, उनके लिए एक स्कीम चलाई थी, एक ऑफर चलाया था कि आप अपने रेवेन्यू का, अपने राजस्व का एक बड़ा भाग हमें दीजिए, बदले में हम आपको सैन्य मदद देंगे। कहने का मतलब, भारत के जो कमजोर राजा हुआ करते थे, अंग्रेज पहले उन्हें आपस में लड़ाया करते थे, और जब वो आपस में लड़ा करते थे तो फिर उन राजाओं को अपनी तरफ से आर्मी प्रोवाइड करवाते थे, सैन्य मदद दिया करते थे। कहने का मतलब, एक राजा के साथ गठबंधन किया कि भैया आप अपने राजस्व का आधा भाग हमें दीजिए, हम बदले में आपको क्या देते हैं, बटालियन, पूरी की पूरी सेना टुकड़ी। अब उसके पास टुकड़ी पहुंच गई, सेना पहुंच गई। दूसरे राजा के साथ गठबंधन किया, आप अपना आधा राजस्व हमें दीजिए, हम आपको क्या देंगे, सेना की टुकड़ी। और जब ऐसा कर दिया करते थे तो दोनों के दोनों राजाओं के बीच में फूट डलवाकर दोनों को आपस में लड़वा दिया करते थे। बिल्कुल वही काम जो आज भी है ना, पूरे वर्ल्ड में कौन करता है, अमेरिका। भाई अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका तो यही चाहता है ना कि सारे के सारे विश्व में अशांति बनी रहे। क्योंकि जब दो या दो से अधिक देश आपस में लड़ते मरते रहेंगे, आपस में हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, तो ही तो पूछ होगी अमेरिका की। क्योंकि आप जानते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर ही कौन है, अमेरिका। और सारे के सारे देशों को क्या चाहिए, हथियार चाहिए। अगर हमारी किसी से लड़ाई होगी तो डेफिनेट सी बात है उसके लिए हमें हथियार चाहिए होंगे। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि वर्ल्ड में शांति रहे, वो तो यही चाहेगा ना कि लोग आपस में लड़ते रहें, तभी तो हमसे हथियार खरीदेंगे। यही चाहते थे अंग्रेज, ये लोग आपस में लड़ते रहें, हम इन्हीं को सेना देकर इन्हें आपस में भिड़वाते रहे, डिवाइड एंड रूल। वो थी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस, जिसको 1801 में एक्सेप्ट कर लिया था लखनऊ ने, सादत खान ने, सादत अली खान ने। और ध्यान रखेंगे, सादत अली खान के बाद कहने का मतलब अब
लखनऊ में ब्रिटिश आर्मी भी रहने लगी थी, सब्सिडरी अलायंस के ही तहत। इसके बाद अगला नवाब बना, लिखेंगे गाजी उद्दीन हैदर अली खान। गाजी उद्दीन हैदर अली खान। अठारह सौ पंद्रह ईस्वी तक, 1815 ईस्वी से, या लिख लीजिए 1814 ईस्वी से लेकर 1827 तक अवध का अगला नवाब बना गाजी उद्दीन हैदर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी को वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बादशाह की उपाधि दी गई। बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी को वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बादशाह की उपाधि दी गई। और इसके बाद याद रखेंगे, द लास्ट नवाब ऑफ अवध। द लास्ट नवाब ऑफ अवध वॉज लिखेंगे वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब बना वाजिद अली शाह। 1847 से लेकर 1856 तक। वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 तक, 1847 से 1856 तक अवध का अंतिम नवाब हुआ वाजिद अली शाह। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू, ही वॉज कंटेम्परेरी टू लॉर्ड डलहौजी। लिखेंगे ये लॉर्ड डलहौजी का समकालीन था। ही वॉज कंटेम्परेरी टू लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी का समकालीन था। लिखेंगे इन 1856 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड लखनऊ, ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड लखनऊ एंड अरेस्टेड वाजिद अली शाह। 1856 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार करके, लिखेंगे 1856 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार करके वाजिद अली शाह को कैद किया। एंड ही वॉज सेंट टू कैलकटा, और इसे कलकत्ता भेज दिया गया। ऐसा कहते हैं कि इसको कलकत्ता में ही नजरबंद कर दिया गया था। और जब अगले साल 1857 का विद्रोह हुआ, तो ध्यान रखेंगे इस विद्रोह में, लखनऊ से विद्रोह वाजिद अली शाह की ही पत्नी ने किया, जिसका नाम था बेगम हजरत महल।
1854 में 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली शाह पर कुशासन के आरोप लगा दिए थे और ऐसा कहा था कि आपकी जनता आपके शासन से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए मजबूरन हम पूरे के पूरे अवध प्रांत को पूरे के पूरे अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये सिर्फ सोची समझी साजिश थी, चाल थी अंग्रेजों की। डलहौजी को तो भाई हड़प की नीति चलानी थी भारत में। वो तो आया ही भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रांतों को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए था। इसीलिए जो वाजिद अली शाह था उस पर कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ या अवध पर अधिकार कर लिया ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने। अठारह सौ सत्ताईस से 1847 तक किसने शासन किया? क्या बात है मेरे भाई। अगर वो इम्पोर्टेंट होता तो क्या तुम्हें लगता है कि जब मैंने सारे के सारे नवाबों के नाम लिखवा दिए, तुम्हें क्या लगता है कि दो नवाबों के नाम लिखवाने में मुझे कोई परेशानी होती? है ना, सोचने वाली बात है ना। 1827 से लेकर 1847 तक, है ना, दो नवाब नसीरुद्दीन अली शाह और अमजद अली शाह, इन दोनों का शासन रहा। और मुझे नहीं लगता इनमें से आपने किसी का कभी नाम भी सुना होगा, है ना। लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, स्टूडेंट्स की ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता जो करवाया जाता है, उन्हें केवल उससे मतलब होता है जो नहीं करवाया जाता है ना। लेकिन नालायक को वो एग्जाम में नहीं आता है मेरे भाई। जो चीज रेलेवेंट नहीं है उसको हम क्यों जिक्र करके और क्यों पढ़ के, है ना, अपना ही काम बढ़ाएं। लेकिन आपको कौन समझाए, भगवान मालिक है आपका। चलिए अगला स्टेट लिखेंगे, जाट स्टेट, दैट इज भरतपुर। अगला लिखेंगे जाट स्टेट भरतपुर या जाट राज्य भरतपुर। दिल्ली, मथुरा और आगरा के ही समीप या सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कृषि करने वाले किसान हुआ करते थे, कृषक हुआ करते थे, उन्हीं को जाट कहा जाता था, वही जाट कहलाते थे। इनिशियली ये जमींदार लोग हुआ करते थे, ये जमींदार हुआ करते थे और मुगलों के अधीन ही रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे, है ना, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखेंगे, औरंगजेब की कट्टर नीतियों का इन्होंने विरोध करना शुरू किया और औरंगजेब के ही शासनकाल में सबसे पहला जाटों का विद्रोह हुआ औरंगजेब के खिलाफ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट लीडर ऑफ जाट्स, या लिखेंगे जाटों का प्रथम नेता, द फर्स्ट लीडर ऑफ जाट्स या जाटों का प्रथम नेता माना जाता है गोकुल जाट। जाटों का सबसे पहला नेता माना जाता है गोकुल जाट को 1669, 1669 ईस्वी में। और आप जानते हैं 1669 में, 1669 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। कहने का मतलब औरंगजेब के ही शासनकाल में
जाटों का सबसे पहला विद्रोह मुगलों के खिलाफ हुआ था, जो किया था गोकुल जाट ने औरंगजेब के ही शासनकाल में। इसके बाद 1686 ईस्वी में जाटों के दो नेता, एक का नाम था राजा राम जाट और एक का नाम था राम चेरा जाट। इन्हीं दोनों नेताओं के नेतृत्व में जाटों के द्वारा किया गया अटैक ऑन टॉम्ब ऑफ अकबर, अकबर के मकबरे पर आक्रमण। 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में ही राजा राम जाट और रामचेरा जाट के द्वारा आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर के मकबरे पर आक्रमण किया गया। अकबर के मकबरे में जितने भी महंगे और मूल्यवान रत्न लगे हुए थे वो सारे के सारे लूट लिए गए, वहां पर लूटपाट की गई। और ध्यान रखेंगे, जाटों ने ऐसा कहते हैं कि अकबर की कब्र को खोदकर अकबर की अस्थियों को निकालकर जला दिया। और जब ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि इसी के बाद औरंगजेब की कट्टर नीतियां जमकर बरसी, किस पर? पूरे के पूरे उत्तर भारत पर और स्पेशली जाटों पर। लेकिन राजा राम जाट और राम चेरा जाट के बाद जाटों का जो नेतृत्व था वो आ गया चूड़ामन जाट के हाथों में। इनका अगला नेता बना चूड़ामन जाट। और ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के ही समकालीन 1690 ईस्वी से लेकर 1721 ईस्वी तक जाटों का नेता रहा चूड़ामन जाट। और ध्यान रखेंगे, इन 1700 ही फाउंडेड भरतपुर। लिखेंगे 1700 ईस्वी में इसने भरतपुर राज्य की स्थापना की। इन 1700 ही फाउंडेड भरतपुर स्टेट। 1700 ईस्वी में इसने भरतपुर राज्य की स्थापना की। और भरतपुर में ही इसके द्वारा थीम फोर्ट या थीम के किले का निर्माण करवाया गया। लेकिन इन 1721 जयसिंह सेकंड अटैक्ड भरतपुर। लेकिन 1721 में जयसिंह द्वितीय ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। अब जयसिंह ने भरतपुर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि हम सब जानते हैं मुगलों के ही अधीन सूबेदार हुआ करता था जयसिंह द्वितीय। याद कीजिए, हमने पढ़ा भी था कि जहादर शाह के शासनकाल में जो जयसिंह था उसे मुगल सूबेदार बना दिया गया था। इसीलिए 1721 में जयसिंह ने भरतपुर पर आक्रमण करके भरतपुर पर और इस थीम के किले पर अधिकार कर लिया। और जब चूड़ामन जाट जयसिंह द्वितीय से पराजित हुआ तो ऐसा कहते हैं कि इन 1721 ही कमिटेड सुसाइड। 1721 ईस्वी में इसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। और इसके द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद जाटों का नेतृत्व और जाटों का अगला शासक बना बदन सिंह। जिसने 1721 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक भरतपुर राज्य में शासन किया। ये चूड़ामन जाट का भतीजा हुआ करता था। ये चूड़ामन जाट का भतीजा हुआ करता था जिसने 1721 से 1756 तक भरतपुर राज्य में शासन किया।
लिखेंगे इन 1739 1739 में आफ्टर द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह के आक्रमण के बाद इन 1739 आफ्टर द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह या नादिर शाह के आक्रमण के बाद लिखेंगे ही कॉन्कर्ड मथुरा एंड आगरा, इसने मथुरा और आगरा पर अधिकार किया। ही कॉन्कर्ड मथुरा एंड आगरा, इसने मथुरा और आगरा पर अधिकार किया। इसके बाद अगला शासक बना, लिखेंगे सूरजमल जाट। सत्रह सौ छप्पन से लेके 1763 तक, लिखेंगे इसी को जाटों का अफलातून कहा जाता है। ही इज नोन एज प्लाटो ऑफ जाट्स, इसी को जाटों का अफलातून कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे सूरजमल जाट के ही शासनकाल में लड़ा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें पहले सूरजमल जाट ने मराठाओं की मदद करने का वादा किया था, लेकिन मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और सूरजमल जाट के बीच में डिस्प्यूट हो जाने की वजह से, मतभेद हो जाने की वजह से इसने मराठाओं की मदद नहीं की थी। लिखेंगे इन 1763 आफ्टर हिज डेथ, इन 1763 आफ्टर हिज डेथ डिक्लाइन ऑफ भरतपुर स्टेट स्टार्टेड। 1763 में इसकी मृत्यु के बाद भरतपुर राज्य का पतन शुरू हो गया। लिखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ भरतपुर वॉज रणधीर सिंह। लिखेंगे जाटों का या भरतपुर का अंतिम शासक रणधीर सिंह हुआ, बट इन 1805, लेकिन 1805 ईस्वी में he surrendered in front of the Britishers। लिखेंगे 1805 में इसके द्वारा अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया गया और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली गई। अठारह सौ पांच में इसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करके उनकी अधीनता स्वीकार की। तो दोस्तों आज हमने बात की अवध और जाट स्ट्रीट भरतपुर के बारे में। चलिए अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो अगली क्लास में हम बात करेंगे सिख स्ट्रीट पंजाब के बारे में, उसके बाद मराठा स्टेट मराठास एंड पेशवास के बारे में, उसके अलावा मैसूर स्टेट के बारे में और हैदराबाद स्टेट के बारे में। ये 4 स्टेट्स के बारे में हम और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।